Hello, hi, good morning, students. It's our SST lecture turn, and today we are continuing our chapter number 7 major landforms. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स लिखवा दिए थे और एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी. उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेजर लैंडफॉर्म स्टार्ट किया था. हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको एसएससी का जो मेन बेसिक था कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वो समझाया था फिर से. और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ माउंटेन देखे थे. हमने देखा था कि माउंटेन क्या होता है और माउंटेन के टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने फोल्ड माउंटेन देखा था, ब्लॉक माउंटेन देखा था और वॉल्केनिक माउंटेन देखा था. और लास्ट में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन. एक बार वापस से रिवाइज करना है. फोल्ड माउंटेन क्या होता है, मैंने आपको एक कपड़े को दो तरफ से फोर्स करके बताया था कि जो अगर हम किसी भी चीज़ को दो तरफ से फोर्स लगाएंगे तो जो बीच की चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी. तो वैसे ही फोल्ड माउंटेन के साथ होता है. ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन में एरिया खिसक के नीचे की तरफ आ जाएगा. और वॉल्केनिक माउंटेन में वॉल्केनिक इरप्शन होगा. यहाँ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स. तो इंडिया में यहाँ खाली इंडिया की बात नहीं हो रही है. हमने इंडिया के लैंडफॉर्म्स के बारे में तो फोर्थ क्लास में पढ़ लिया था कि कौन सी जगह पर क्या है, कहाँ पर प्लेन्स है, कहाँ पर प्लेट्यूज है. हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में पूरा वही पढ़ा था फोर्थ क्लास में. लेकिन इस ईयर आपको ये चैप्टर इसलिए दिए रखा है कि होल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या है. तो उसमें सबसे पहले माउंटेन है, फिर आता है प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या होता है, हमने लास्ट ईयर ही याद किया था. व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू इज ए रेज्ड एरिया विथ फ्लैट टॉप एंड स्टीप स्लोप. मीन्स एक ऊंचाई वाला एरिया होता है जिसका टॉप कैसा रहता है, फ्लैट होता है, और घाटियाँ कैसी रहती है, एकदम खड़ी घाटियाँ रहती है. ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं प्लेट्यूज पर. प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड लैंडफॉर्म विद अ फ्लैट टॉप एंड स्टीप स्लोप्स, जैसा मैंने आपको बताया अभी. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेट्यू इज कूल. प्लेट्यू का क्लाइमेट कैसा रहता है, कूल रहता है. मीन्स ऐसा नहीं बोल रहे कि हॉट रहता है या कोल्ड रहता है, कूल. ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा ठंडा. ठीक है. इट इज एलिवेटेड अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड. अब ये एलिवेटेड क्या है, मैंने आपको न्यू वर्ड्स में भी लास्ट वीक लिखाया था कि एलिवेटेड क्या होता है. एलिवेटेड का मतलब होता है हाई, ऊंचा. ठीक है. तो ये प्लेट्यू का जो एरिया होता है, प्लेट्यू का जो लैंड होता है वो दूसरी सराउंडिंग लैंड से थोड़ा ऊंचा होता है. देखो ये आपको डेक्कन प्लेट्यू बता रखा है. हमने लास्ट ईयर फोर्थ क्लास में भी प्लेट्यूज के बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा था. द सर्फेस ऑफ प्लेट्यू इज ऑफ्टन कट ऑफ बाय रिवर्स. और कुछ सरफेस रिवर्स से कट ऑफ होती है. ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैव प्लेट्यू. सारे जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, खाली इंडिया में प्लेट्यू नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर कॉन्टिनेंट में प्लेट्यू है. सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंडेड ओवर 100 of kilometers. लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेट्यूज. लार्ज पार्ट ऑफ एशिया हम कहाँ रहते हैं, हमारा इंडिया भी एशिया का पार्ट है. और हमारे इंडिया में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इंडिया का जो नीचे साउथर्न वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा पार्ट प्लेट्यूज कवर करता है. ठीक है. सो लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, हमारा इंडिया भी आता है उसमें और दूसरे कंट्रीज भी आती है उसमें. साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट प्लेट्यू कवर करता है. अब प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स. फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. हम लोगों ने लास्ट ईयर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर प्लेट्यूज होते हैं. उसमें एक तो है अपना मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और एक है डेक्कन प्लेट्यू. तो हमने पढ़ा था उसमें बहुत सारे तरह के मिनरल्स है. मींस आयरन, और कॉपर, ये सारा चीज़ प्लेट्यूज के अंदर मिलता है. मतलब अलग अलग तरह की धातु, प्लेट्यू की जो ज़मीन होती है उसमें से अलग अलग तरह की धातु निकलती है. प्लेट्यूज आर गुड फॉर रेयरिंग कैटल एंड शीप बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड. वहाँ पर घास आसानी से उग जाती है, ग्रासलैंड है वो, तो वहाँ पर आप पशु को चराने का काम, एनिमल को जो चराई पे ले जाते हैं ना, वो काम बहुत आसानी से हो सकता है. द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज वेरी फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन. और इंडिया का जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है.
ओके तो ये हमने प्लेट्यूज के बारे में जाना, और इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट ईयर 4th क्लास में चैप्टर नंबर 4 प्लेट्यूज ऑफ इंडिया में ही डिटेल में पढ़ रखा था। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो ये मेरा जो आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। इस पेज को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में क्लास 4th वाले सेक्शन में जाना। क्लास 4th वाले सेक्शन में चैप्टर 4 प्लेट्यूज ऑफ इंडिया है, उसका वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो इस प्लेट्यू वाले सेक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा है प्लेट्यूज और प्लेन्स, तो मैं इसको इतना डिटेल में कवर नहीं करूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्लेन्स पर। प्लेन मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है, प्लेन सीधी जमीन, एकदम फ्लैट जमीन। ओके, ए प्लेन इज अ लैंड विद अ रिलेटिवली लो रिलीफ। इट इज अ फ्लैट और जेंटल रोलिंग प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। एकदम फ्लैट जमीन, उसका एक और नाम क्या है, लो लैंड्स। ठीक है, मोस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर एज इट इज अ केस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इन इंडिया। रिवर्स ब्रिंग fine slit with them which then deposit in the river valleys. Fertile plains are formed by these deposits. क्या बोल रहे हैं ये कि पूरे दुनिया में जितना भी जो प्लेन्स वाला एरिया, जो पूरा एकदम फ्लैट समतल जमीन वाला एरिया है, वो कैसे बना है, वो ज़्यादातर रिवर्स की हेल्प से बना है। और वैसा ही इंडिया के केस में भी है। इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, वो नॉर्थर्न प्लेन्स भी कैसे फॉर्म हुआ है, देखो हमने डिटेल में पढ़ा है कि इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन्स है उसके जस्ट ऊपर क्या है, हिमालय है। तो हिमालय से बहुत सारी रिवर्स स्टार्ट होती है। तो रिवर्स अपने साथ साथ क्या लाती है, ऊपर से जब माउंटेन से नीचे बहकर रिवर आएगी तो अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टियाँ लेके आएगी। तो वो मिट्टियाँ आके नीचे आके ज़मीन पे बैठ जाती है और उस ज़मीन को एक तो फर्टाइल करती है और एक पूरी एक सिस्टमेटिकली तरीके से उस ज़मीन को फॉर्म करती है। ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस डिपॉजिट, और उसी डिपॉजिट से जो सिल्ट जो माउंटेन्स के साथ जो रिवर्स से बहते हुए नीचे आता है, वो पूरी फर्टाइल लैंड और पूरा प्लेन्स को फॉर्म करती है। फर्टाइल प्लेन्स आर फार मोर थिकली पॉपुलेटेड दैन माउंटेन्स and plateaus because crops can be easily grown here due to easy availability of water. Some plains areas are near the sea coast while some are in the interior of the continents. जो फर्टाइल प्लेन्स है, फर्टाइल प्लेन्स पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी घनी होती है, यहाँ की आबादी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके 2-3 रीज़न है। एक सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे क्रॉप्स बहुत इजीली उग जाती है। ठीक है, और क्यों उगती है क्रॉप्स, क्योंकि वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, फर्टाइल प्लेन है तो वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स को देखें तो इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स की जो नदियाँ होती है उसमें से बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो पूरे 12 महीना बहती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पानी उसमें से कुछ नदियाँ हिमालय से स्टार्ट होती है, तो हिमालय का बर्फ पिघल कर पानी के रूप में आता है। सो वहाँ ऑल टाइम पानी रहता ही है। और कुछ प्लेन्स एरिया सी कोस्ट के पास होते हैं, समुद्र के पास होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेन्स, प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेन्स इन द रिवर वैली है फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ की सॉइल क्या रहती है, वेरी फर्टाइल रहती है। प्लेट्यू की भी रहती है लेकिन प्लेन्स की ज़्यादा रहती है। सेटलमेंट एंड लाइफ इन द प्लेन्स इज ईजी, दिस इज वाई द मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन प्लेन्स। यहाँ की जो सेटलमेंट है, यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत इजी है। एक बार एक माउंटेन वाले एरिया में आपने घर बनाया या प्लेट्यूज वाले एरिया में घर बनाया, तो प्लेट्यूज वाले एरिया में, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपका घर एक प्रॉपरली पूरी फ्लैट कॉलोनी में है तो आपके घर इजीली बन जाएगा। और आपके किसी फ्रेंड का घर ना एक घाटी पर है, तो घाटी पर क्या करेंगे, उस घाटी पर पहले तो जिसका घर घाटी पे है ना, उस थोड़ी सी ईंट करके पहले तो पूरी ज़मीन को ना फ्लैट करेंगे, सीधी करेंगे। मीन्स खुदाई करके सीधी नहीं करते हैं। मीन्स जैसे ऐसा टेढ़ा एरिया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि घाटी पे घर कैसे बनते हैं। जैसे ये घाटी है, ठीक है, तो यहाँ तो ज़मीन ऊपर है, तो यहाँ पर भी ना माल भर के या ईंट से या गिट्टी माल रेत भरकर इस ज़मीन को इतना ऊपर ला के इतना यहाँ से फ्लैट किया जाएगा पहले, और यहाँ से घर बनाया जाएगा। और जिसका घर फ्लैट पर ही, जो फ्लैट ज़मीन पे, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घर बनाते जाओ यहाँ से ज़मीन से लेके। यहाँ तो इनको इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना। सो यहाँ पर तो आपका कंस्ट्रक्शन का कोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर जो प्लेन्स का एरिया है वहाँ की लाइफ बहुत इजी है, वहाँ पर इजीली सब कुछ बन जाता है, इसीलिए प्लेन्स वाले एरिया में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज, एरोड्रोम्स, इंडस्ट्रीज एंड हाउसेज इन द प्लेन्स। यहाँ पर प्लेन्स में रोड्स बनाना, रेलवे की पटरियाँ बिछाना, इंडस्ट्री बनाना, ये सारा बहुत इजी है, ओके। अब एरोड्रोम क्या होता है? एरोड्रोम होता है कि जो अपन हवाई पट्टी को एरोड्रोम्स बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डेजर्ट्स पर। इस डेजर्ट के बारे में भी हमने अभी इस साल भी डिटेल में पढ़ रखा है और लास्ट ईयर भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। Deserts are found in both the hemisphere. It is an area which receive scanty rainfall. Means scanty means ना के बराबर। अभी हम लोगों ने हॉट डेजर्ट वाला चैप्टर पढ़ा, लास्ट चैप्टर ही हमारा हॉट डेजर्ट था। तो बहुत हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी है और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी है, ये हमने देखा था। टाइप्स ऑफ डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री to 30 डिग्री लेटीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड आर हॉट डेजर्ट। दे आर रिसीव वेरी लेस और नो रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल सहारा हॉट डेजर्ट तो पूरा हमने चैप्टर ही पढ़ा, तो वो एक टाइप ऑफ डेजर्ट है। बिसाइड हॉट डेजर्ट देयर आर टेम्परेट डेजर्ट सच एज गोबी डेजर्ट। यहाँ वो गोभी के फूल नहीं होते पर नाम है बस गोबी डेजर्ट, ठीक है। टेम्परेट डेजर्ट मीन्स एक तो हॉट डेजर्ट के बारे में हमने देखा 15 to 30 डिग्री के बीच में होता है और वो हॉट डेजर्ट होता है। टेम्परेट डेजर्ट मीन्स डेजर्ट तो है पर वहाँ पर जो गर्मी है ना वो इतनी नहीं पड़ती है जितनी मतलब प्रॉपर्ली हम सोचते हैं ना कि डेजर्ट वाले एरिया में तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल गर्मी रहती है। सो वो होता है आपका टेम्परेट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, अब कोल्ड डेजर्ट ये कौन सी नई बला है? डेजर्ट और वो भी कोल्ड, यस होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। Cold deserts are found near the poles of Arctic and Antarctic circles. For example, Antarctica is the largest cold desert in the world. ठीक है, सो आर्टिक और अंटार्कटिका वाला जो एरिया है, ऐसा माना जाता है अंटार्कटिका जो पूरा एरिया है, जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट। मीन्स वहाँ पर बर्फ पड़ती है, वहाँ पर मतलब आपको गर्मी देखने को ही नहीं मिलेगी। मीन्स वहाँ गर्मी होती ही नहीं है, ठीक है। सो वहाँ की भी जो ज़मीन है, जो डेजर्ट वाली ज़मीन है, वहाँ पे भी ठंडी रहती है, उसकी डेजर्ट वाली ज़मीन में भी, ठीक है। सो वो कौन सा तरह का डेजर्ट है? आपका कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट आर फॉर्म्ड बिकॉज दे फॉल अंडर द ड्राई विंड्स बेल्ट व्हेन ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम इनलैंड इंस्टेड ऑफ रेन बेयरिंग विंड फ्रॉम द सी। They are also formed due to deforestation where only infertile soil is left behind and topsoil has been blown away. अब डेजर्ट बनते कैसे हैं? डेजर्ट मतलब कैसे फॉर्म होते हैं डेजर्ट, ये आपको बता रखा है। तो सबसे पहला 2 रीजन बता रखे। सबसे पहला, डेजर्ट आर फाउंड बिकॉज दे फॉल अंडर द ड्राई विंड बेल्ट व्हेन ड्राई विंड blows from inland instead of rain bearing wind from the sea. मतलब ऐसा एरिया जहां पर गर्म हवाएं बहती है। कैसी हवा? ड्राई मतलब पूरी सूखी, और सूखी के साथ साथ गर्म। मीन्स एक हवा कैसी होती है कि जो समुद्र की तरफ से आती है और ठंडी बहारें होती है, वो वाली हवा। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट कैसी हवा चलेगी? एकदम सूखी और एकदम गर्माहट बड़ी, ठीक है। जैसे हम हमारे देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो लू में कैसी गरम हवा होती है। मतलब दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है, वैसा रहता है, ठीक है। They are also formed due to deforestation where only infertile soil is left behind. Means deforestation मतलब पेड़ों की कटाई। एक पूरा एरिया था, सपोज करो कि एक पूरा एरिया है, वहाँ पर सारे पेड़ वगैरह सब काट दिए हैं। अब वो पूरी ज़मीन क्या हो गई है कि पूरी मतलब प्लेन ज़मीन हो गई है। और प्लेन ज़मीन होने के बाद उसकी जो टॉप सॉइल है, सॉइल इरोजन कर रखा है, वहाँ की जो पूरी टॉप सॉइल है वो भी ब्लोन अवे कर दी है। तो उसकी वजह से वो पूरी ज़मीन भी क्या हो गई है? बंजर हो गई है। तो वहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ केवल अब रेत ही बची है। तो इससे भी डेजर्ट फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। डेजर्ट आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और डेजर्ट्स में भी मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं।
जैसे प्लेट्यूज रहते हैं ना, प्लेट्यूज के एरिया में डेजर्ट मिनरल रिसोर्सेज है, तो वैसे ही डेजर्ट वाले एरिया में भी मिनरल रिसोर्सेज है। हमने हॉट डेजर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो दुबई और ये वाला पूरा जो एरियाज है वहाँ पर क्या निकलता है ज़मीन के अंदर से, पेट्रोलियम और ये सब। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपर की ज़मीन में बहुत गर्माहट है और उस गर्माहट से किसी भी चीज़ का असर ज़मीन के अंदर भी पड़ता है। आपकी ज़मीन के ऊपर कैसा क्लाइमेट है तो ज़मीन के अंदर जो पूरा है उसका असर उसमें पड़ेगा। ठीक है, सो वहाँ पर उस तरह के मिनरल्स फॉर्म होते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक रिवर वैली पे, जो आपका पूरी तरह से नया टॉपिक है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एरिया टू लो एरियाज इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। जो हाई एरिया होता है, ऊपर का माउंटेन वाला एरिया होता है, उससे जो लो एरिया नीचे की तरफ आती है, कौन से फॉर्म में आती है? वाटर कौन से फॉर्म में आता है? स्ट्रीम्स के फॉर्म में। स्ट्रीम्स का फॉर्म में मतलब एक पतली रिवर के फॉर्म में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा के फॉर्म में। ठीक है, एक पतली सी धारा के फॉर्म में। मैनी स्ट्रीम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म रिवर। ऐसी बहुत सारी धाराएं, जैसे ऊपर से अपन बोलते हैं ना झरने की तरह या धारा की तरफ बह के आता है पानी, और वो नीचे कहाँ पर जुड़ जाता है? रिवर से। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं मिलकर एक रिवर बनाती है। द रिवर्स एंड स्ट्रीम केव्स आउट वैली एंड इवन डीप गॉर्जेस और कैनियंस। तो इसमें बहुत सारे जो वाटर का जो फोर्स होता है, ऐसा कहा जाता है कि वाटर का फोर्स बहुत हाई होता है। वाटर हैज अ ग्रेट फोर्स, ये अपन ने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो कई बार क्या होता है, जो वाटर अपना फोर्स में क्या होती है, ज़मीन को या एरिया को काट के अपनी जगह बनाती है। ठीक है, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ, वैलीज बन के तैयार हो जाती है, या डीप गॉर्जेस या कैनियन। गॉर्जेस क्या होती है? गॉर्जेस इसको बोलते हैं वी शेप वैली को, मतलब वी का शेप बना देती है वैली। ठीक है, सो वी शेप वैली तैयार हो जाता है। गोरेडो रिवर इन द यूएसए फॉर्म द डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन। देखो ये आप देखो यहाँ पर देखो, ये द ग्रैंड कैनियन बता रखा है ना। अब ये पूरे खाली धारा ने पूरे इसमें से क्या कर रखा है, पूरे अपने माउंटेन्स में से अपनी जगह बना ली है बहने के लिए। सो ये है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेज। रिवर 3 स्टेज से बहती है। यहाँ हम रिवर वैलीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो रिवर की कौन सी स्टेज है? 3 स्टेजेस है। एक तो अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लास्ट लोअर कोर्स। अपर कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। At this stage, the formation of river valley begins with the carving out of a channel. Most river originate in mountain. Here, the flow of the river is very swift and it cuts a deep valley. ये सबसे ऊपर वाला एरिया जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, जहाँ माउंटेन्स है, तो यहाँ पर ये अपना रास्ता बना के चलती है, पहाड़ों में से अपना रास्ता काटते हुए चलती है। और यहाँ पर इसकी जो रफ्तार होती है, रफ्तार कैसी होती है? वेरी स्विफ्ट होती है। स्विफ्ट का मतलब तेज तर्रार। ठीक है, तो जो एकदम तेज तर्रार इसकी रफ्तार होती है, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आएगी तो उसका जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बहुत डीप वैली कट करते हुए चलती है। तो ये है अपर कोर्स, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखो अपर कोर्स, ये देखो 2 काट के चला ना, एक ये और एक ये, फिर लास्ट में जाके दोनों नीचे की तरफ एक जगह से मिल गई। तो ऐसे वैलीज बनाती जाती है, अलग अलग रास्ता कट के फिर आगे जाके भले जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मिडिल कोर्स पर। द सेकेंड स्टेज इज द मिडिल कोर्स दैट बिगेन व्हेन द रिवर लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन। अब ये मिडिल कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जो वो पूरा माउंटेन वाला एरिया छोड़ के अब वो प्लेन्स में एंटर हो गई। इट बिकम डीपर एंड वाइडर एंड फ्लोज जेंटली। और फिर वो क्या होते हैं? डीप हो जाती है, मतलब ऊंडाई की तरफ चली जाती है, और ऊंडाई की तरफ जाने के बाद अपना एरिया वाइड कर लेती है, अपना एरिया बढ़ा देती है। ठीक है, ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन एक्शन ऑफ अ रिवर एट इट्स बैंक्स ए वाइडनिंग कर्व इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड मंडार. When the part of the loop of river cut off to form a lake, it is also called एक्सबो लेक. मंडार मतलब क्या होता है? कर्व फ्लो. कई बार क्या होता है कि नदियाँ क्या कई बार पानी का जो फोर्स होता है वो अपना रास्ता खुद बनाते जाते हैं. तो कुछ जगह जो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ की जो मिट्टी या जहाँ का जो वो एरिया होता है वो बहुत ठोस होता है. वो रिवर का भले कितना भी फोर्स हो वो अपनी
मतलब कि जैसे ये एक रिवर है, सपोज करो कि ये रिवर बह रही है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया पानी, नीचे की तरफ बह रहा है। अब ये सीधा की तरफ सीधा जाएगा। यहाँ पे पता चला कि एक पूरा ना बहुत बड़ा कुछ माउंटेन टाइप या चट्टान टाइप या भाटे टाइप कुछ पड़ा हुआ है। तो पानी कई बार फोर्स करके क्या करता है, इसको काट के चल के अपना रास्ता बना लेता है। वो कई बार नहीं काट पाता है ना, तो फिर वो पानी क्या करता है, इसके ऐसे फिर ऐसे बह जाता है, ऐसे बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मंडार है। मतलब ऐसा कि यहाँ से आपका रिवर ने कर्व लेना, अपना रास्ता बदल कर, उसको काट नहीं पाया तो रिवर ने क्या किया, अपना रास्ते को कर्व कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया। तो ये पूरा, अभी तक तो रिवर ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बहने लग जाएगी, ठीक है, आया समझ में। वो कर्व बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये होता है मंडार, ठीक है। तो ये मिडिल कोर्स, हमने क्या पढ़ा कि ऊपर कोर्स पे रिवर का फोर्स एकदम तेज रहेगा, वहाँ धाराएं बहती है, 2-3 धाराएं मिलकर बाद में नीचे आके मिल जाएगी। मिडिल कोर्स में क्या होता है, धारा मिल जाती है, ओके। एंड मंडार, और कई बार कई एरियाज में क्या होती है, रिवर का फ्लो कर्व हो जाता है। क्यों होता है कर्व, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं अपन मिडिल कोर्स के बारे में पढ़ लिया। देखो ये अपन ने अपर कोर्स को देख लिया, अब आते हैं हम मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स में 2-3 धाराएं मिल जाती है और वो अपना एरिया धीरे धीरे क्या करने लग गई है, धारा से चौड़ा होने लग गया। देखो यहाँ आता आता ऊपर कितना पतसकड़ा था, अब यहाँ नीचे आते आते थोड़ा चौड़ा होना स्टार्ट हो गया है। और मंडार, ये मंडार मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे वो अपना रास्ता नहीं काट पा रही, तो उसने क्या करा, अपने आप को कर्व कर लिया, ओके। अब आते हैं अपन लोअर कोर्स पर। At this stage, the river flows very slowly and join a bigger water body such as lake or sea, forming a delta। और फिर लोअर कोर्स में क्या होता है, सबसे लोअर कोर्स में वो आखिरी में किसी भी रिवर या सी से बाद में जाके जुड़ जाती है, और उसका जो तेज गति होती है वो एकदम स्लो पड़ जाती है, और एरिया क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। तो क्या समझा अपन ने कि अपर कोर्स में उसकी रफ्तार बहुत तेज है, वो रास्ते काट के चलती है। मिडिल कोर्स में वो दूसरी धाराओं से मिल जाती है और उसकी रफ्तार तेज तो अभी भी होती है, पर अपर कोर्स से थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब वो कैसी जमीन पे आ गई है, प्लेन्स जमीन पे आ गई है। तो ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी रफ्तार तेज होगी, लेकिन सीधे वाली जमीन पे चलेगी तो रफ्तार कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट में कौन सा कोर्स है, लोअर कोर्स है, जिसमें वो समुद्र वगैरह में जाके मिल जाती है। तो ये हमने पढ़ा पूरा चैप्टर हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ओशंस के बारे में जाना, माउंटेन्स के बारे में जाना, माउंटेन्स के अलग अलग टाइप के बारे में जाना, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। उसके बाद आज हमने प्लेट्यूज के बारे में देखा, जो हम डिटेल में लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, वही हमने रिवाइज किया। फिर हमने प्लेन्स के बारे में जाना कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स क्या होती है। उसके बाद डेजर्ट में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में केवल हॉट डेजर्ट देखा था, हमें आज नई 2 चीज़ पता चली कि टेम्परेट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। और आज हमने नया टॉपिक पढ़ा, रिवर वैलीज, ओके। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट वीक में मैंने आपको इसके न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज करवा दी थी, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज रहा हूँ, आप उसको अच्छे से राइटिंग में नोट करेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, जो कि बहुत इजी और सिंपल चैप्टर है। हो सकेगा तो ये इसको हम एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे, ओके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।